हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम है एयर अराउंड अस। तो आज हमें उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। चलिए बच्चों, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर एक एक करके हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और उन्हें समझते हैं। अगर चैप्टर में आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने सारे चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। क्लियर? चलिए, एक बार क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो बच्चों, चैप्टर में हमने सिंपल पढ़ा था एयर के बारे में कि एयर क्या है। एयर को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है बच्चों, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। क्या करती है? दो चीजें करती है। एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दूसरा इसके पास होता है मास। इन दो चीजों की वजह से इसे मैटर कहा जाता है। दूसरा, एयर कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा एयर कैसी होती है? कलरलेस। इसके अलावा एयर कैसी होती है? टेस्टलेस और स्मेललेस। टेस्टलेस और स्मेललेस, ये एयर की कुछ प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा ये क्या करती है? एक्सर्ट प्रेशर। ये क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। कहाँ पर? सभी दिशाओं में, ऑल डायरेक्शंस में ये प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एयर की और क्या क्या प्रॉपर्टीज थी बच्चों, तो यही प्रॉपर्टीज थी कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसका मास होता है, ये ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, स्मेललेस है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं, एयर जो है वो पाई जाती है एवरीवेयर, यानी कि हर जगह एयर पाई जाती है, हर जगह। और तेज एयर को हम क्या कहते हैं? जब हवा तेजी से बहती है तो उसे कहा जाता है विंड। क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों, हमने बात की थी एयर के कंपोजिशन की, कि एयर जो है वो किससे बना हुआ है। तो एयर में होते हैं 78% नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा 21% ऑक्सीजन, और बाकी का जो 1% है उसमें होते हैं CO2 कॉमा अदर गैसेस, और होती है हमारी अदर गैसेस, जिसमें आता है डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर। ठीक है, तो ये सभी हमारा क्या है? एयर का कंपोजिशन है। क्लियर इतना? फिर इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन है इसकी प्रॉपर्टीज, एयर क्या करता है? बर्निंग में भी सपोर्ट करता है। बर्निंग के प्रोसेस में भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो हमने पढ़ लिया था कि जो नाइट्रोजन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे जो है प्लांट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और सबसे ज्यादा एयर में नाइट्रोजन का ही कंपोजिशन है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बर्निंग में सपोर्ट करती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन गैस क्यों है? क्योंकि ये ब्रीदिंग में सहायता करती है। जो सांस लेने की जो प्रक्रिया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन होती है। फिर बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है कि ये प्लांट्स के लिए एसेंशियल है। ठीक है, प्लांट्स के लिए क्या है? एसेंशियल है। फिर जो ये अदर गैसेस हैं, जैसे डस्ट है, स्मोक है, इनके बारे में भी हमने बात कर ली थी बच्चों, कि डस्ट, स्मोक ये क्या होते हैं? ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। इसके अलावा डिपेंड करता है ये कंपोजिशन कि कितना, मतलब किसी भी एरिया पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना परसेंट डस्ट होगा, कितना परसेंट स्मोक होगा। ठीक है, और कितना वाटर वेपर होगा।
फिर हमने बात की थी कि विंड यानी कि तेज हवा जो होती है उसे कहा जाता है विंड। विंड की मदद से चलते हैं विंड मिल। अब विंड मिल्स में होती है वेन्स, जो क्या करती हैं, ये जो वेन्स है बच्चों, ये वेन्स क्या करती हैं, ये करती हैं विंड को कन्वर्ट करती हैं, एयर को कन्वर्ट करती हैं रोटेशनल एनर्जी में। रोटेशनल एनर्जी में, और ये किसके काम आता है, फ्लावर मिल्स यानी कि जो ये आटा चक्की होती है, इसके अलावा ट्यूब वेल्स, जो ट्यूब वेल्स है वहां से पानी निकालने के काम ये आता है, फ्लावर मिल्स को चलाने के काम आता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट यूज इसका है विंड मिल का, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के ये काम आता है। फिर हमने पढ़ ली थी बच्चों एयर की लेयर के बारे में, कि जो ये हमारी अर्थ है इसके बाहर एयर की कितनी लेयर्स हैं, अलग अलग 5 डिफरेंट लेयर्स है। ठीक है, कौन कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो अर्थ के सबसे पास की लेयर है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, वो हमारी ट्रोपोस्फेयर है। इसी लेयर में जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक, शूटिंग स्टार्स होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये हमारी क्या है, ट्रोपोस्फेयर के बाद वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, फिर हमने पढ़ लिया था मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये सारी जो लेयर्स हैं इनके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया था। एक्सोस्फेयर जो है वो सबसे बाहर की लेयर है। कौन सी लेयर में जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ लिया था। कौन सी लेयर में जो है एयरप्लेन्स या एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं, वो फ्लाइट भरते हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। ओजोन लेयर जो हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो कौन सी लेयर पे होती है ये भी हमने समझ लिया था। तो ये सारे टॉपिक्स हमने चैप्टर में क्लियर कर लिए थे। क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, चलो एक बार आप इसे देखो, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो पहला है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर कंपोजिशन ऑफ एयर, तो ये है हमारा आंसर। एयर का कंपोजिशन हमें बताना है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, क्या पूछा गया है, कंपोजिशन ठीक है, कि एयर में क्या क्या है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि 100% एयर है तो 100% एयर में क्या क्या मिला हुआ है, कौन कौन, जैसे हम कहते हैं ना एक मिक्स नमकीन होती है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ हमारे पास काजू होते हैं, कुछ मूंगफलियां होती हैं, कुछ सेब होते हैं, कुछ अलग दाल होती हैं। तो इस तरीके से मिल करके कुछ थोड़ा नमक होता है, थोड़ा मसाले होते हैं, तो 100% नमकीन बनती है, और कुछ परसेंटेज में वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैसे हमें यहाँ पर एयर का कंपोजिशन बताना है इस क्वेश्चन में। तो हमें पहले मेन चीजें पता होनी चाहिए, जो कि है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, इसके अलावा स्मोक है, डस्ट है, और वाटर वेपर है, वाटर वेपर। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%, और बाकी का ये सारा कितना है 1%। क्लियर? तो यही हमारा सिंपल सा कंपोजिशन है। हम चाहें तो एग्जाम में बहुत सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या एक पाई चार्ट बना सकते हैं, है ना। पाई चार्ट में क्या करें, एक बड़ा सा हमें दिखाना है
78% का नाइट्रोजन को, 21% का दिखाना है हमें ऑक्सीजन को, और बाकी का जो ये 1% है ये हमें दिखाना है अदर गैसेस को। ठीक है, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका एक करेक्ट वे में इस आंसर को रीड करते हैं। एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो हम जानते हैं एयर में कुछ गैसेस भी होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, बहुत सारी अलग अलग गैस हैं। इसके अलावा एयर में होता है जलवाष्प, जलवाष्प होता है। अब आप कहेंगे इतना सारा जलवाष्प आया कहाँ से? देखो, वाटर को हम बहुत यूज करते हैं, है ना। कभी हम बर्तनों को धुलते हैं, कपड़ों को धुलते हैं, घर के बाहर पानी डालते हैं, छत में पानी डालते हैं, है ना, नालियों में हम देखते हैं पानी है, लेकिन कुछ समय बाद वो पानी गायब हो जाता है। बारिश का हम देखते हैं इतना पानी हमारी पृथ्वी पर गिरता है, लेकिन कुछ समय बाद अगले ही दिन क्या होता है, सारा पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो सूख जाने का मतलब क्या है कि वो सारा का सारा पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने का मतलब है क्या बन गया है वो पानी, जल से जलवाष्प बना है। यानी कि पानी पहले कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था, यानी कि तरल अवस्था में था। अब वो कैसा बन गया है, गैसीय अवस्था में चला गया, इवेपोरेट हो गया है। ठीक है, तो वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। सिंपल सी बात है, वो अपनी स्टेट को भी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से आता है वाटर वेपर। एंड डस्ट पार्टिकल, और डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं। डस्ट के पार्टिकल्स आप कैसे देख पाओगे, क्या आप देख सकते हो डस्ट के पार्टिकल्स को? तो आपने कई बार देखा होगा, जब कोई रूम है, ठीक है, बंद कमरा है, उस पर एक खिड़की है, तो जब सूर्य की किरण आती है वहां पर, ठीक है, तो जिस एरिया पे सूर्य की किरण आती है वहां पर आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, धूल के बहुत सारे कण दिखाई देते हैं। तो वो सिर्फ सनलाइट में ही आपको उस समय दिखाई देंगे। या तो फिर किसी अंधेरे रूम में आप क्या कीजिए, एक टॉर्च जलाइए, तो जहां जहां पर टॉर्च की रोशनी होगी आपको क्या दिखेगा, वहां पर कुछ पार्टिकल्स चलते हुए दिखेंगे। वो पार्टिकल्स किसके होते हैं, वो डस्ट के ही पार्टिकल्स होते हैं, जो हमेशा रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। जब इस तरीके से हम लाइट डालते हैं तभी वो हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो ये सारे पार्टिकल्स जैसे कि गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये सभी एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द गैसेस इन एयर इंक्लूड, तो गैसेस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बहुत सारी अलग अलग गैसें होती हैं। द गैसेस मेक अप मैक्सिमम प्रोपोर्शन आर, जो गैसेस हैं जो ज्यादा प्रोपोर्शन रखती हैं एयर में, वो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और रिमेनिंग 1% में होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, जैसे कि वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक, क्लियर? तो ये था हमारा कंपोजिशन एयर का। तो आपको जब आंसर लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि एयर में क्या क्या है, फिर लिखना है ज्यादा प्रोपोर्शन किसको मिला है, जैसे कि नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि कम प्रोपोर्शन किसको मिला है। ठीक है, और इस तरीके से आपको पूरा कंपोजिशन अच्छे से समझ के लिख लेना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इन द एटमोस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए हमारा जो वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस सबसे ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, चलो, तो कौन सी गैस एसेंशियल है बच्चों रेस्पिरेशन के लिए? तो रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, जो हमें, जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो वो गैस है ऑक्सीजन। कितना? 21%। ठीक है, तो 21% ऑक्सीजन की हमारे एटमॉस्फेयर में है। क्लियर? चलिए, अगला है, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। आप कैसे ये प्रूव करोगे
कैसे हमें बताओगे कि एयर जो है वो बर्निंग की प्रक्रिया में सपोर्ट करती है, यानी कि दहन की प्रक्रिया में सहायता करती है। आप जानते हैं बच्चों, जब हमने चैप्टर पढ़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या पढ़ी कि एयर जो है बर्निंग में सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन एयर की कौन सा जो कंपोनेंट है, कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो बर्निंग में सपोर्ट करता है, वो है ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन क्या करती है, बर्निंग में सपोर्ट करती है। लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, ठीक है। तो वो एक्टिविटी क्या थी कि हमने एक टेबल लिया है, ठीक है, बड़ा टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर रखे हैं दो वुडन ब्लॉक, और इसकी यहाँ पर टेबल पर रखी हुई है हमने कैंडल, ठीक है। अब जो कि कैंडल क्या हो रही है, बर्न हो रही है, जल रही है। अब इस वुडन ब्लॉक के ऊपर रख दिया हमने एक चिमनी को, ठीक है, इस वुडन ब्लॉक के ऊपर रखी हुई है चिमनी। तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये जो कैंडल है वो जलती रहेगी। क्यों जलती रहेगी, क्योंकि देखो यहाँ रखे हुए हैं लकड़ी के ये छोटे छोटे गुटके, और इन गुटकों से नीचे जो है स्पेस क्रिएट हो गया है, और आसानी से यहाँ पर जो है एयर जा सकती है। एयर जो है आसानी से यहाँ पर जा सकती है, हम ऑक्सीजन लिख सकते हैं। एयर या ऑक्सीजन आसानी से यहाँ पर जा सकती है, यानी कि एयर की यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई हो रही है, जिस वजह से ये कैंडल जो है कंटिन्यू लगातार जलती रह रही है। क्लियर। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इस वुडन ब्लॉक्स को यहाँ से हटा करके चिमनी को सीधा नीचे रख देते हैं टेबल के ऊपर। तो अब हम क्या देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा इसकी जो लौ है, ये जो फ्लेम है, ये फड़फड़ाने लगती है और धीरे धीरे बुझ जाती है। तो ऐसा क्यों, वुडन ब्लॉक्स को हटाने से ऐसा क्या हो रहा है कि जो कैंडल है वो अब बुझ गई है। ऐसा क्या हो रहा है, क्या वुडन ब्लॉक्स की मदद से आग जल रही थी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा था, अभी तक तो यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई मिल रही थी एयर की और ऑक्सीजन की, जिससे कि कैंडल कंटिन्यू जल रही थी। अब यहाँ पर वुडन ब्लॉक्स को हटाने से क्या हुआ कि एयर की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई है, एयर अब यहाँ पर नहीं जा पाएगी, जिस वजह से कैंडल क्या होता है, दी कैंडल को ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाती और धीरे धीरे कैंडल बुझ जाती है, यानी कि जो फ्लेम थी, वो जो लौ थी, वो धीरे धीरे बुझ जाती है। क्लियर। तो किसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से, या हम कहें एयर की वजह से। तो ऐसे एक्टिविटी से हम शो कर सकते हैं कि एयर जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करती है। क्लियर है। चलिए, तो हम इसको प्रॉपर इसका आंसर रीड करते हैं यहाँ से। अच्छा, एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे कि हम ये बता सकते हैं। तो 2 लाइटेड कैंडल्स आर टेकन, हमें 2 जलती हुई कैंडल्स लेनी है। 1 कैंडल इन फिक्स्ड इन अ टम्बलर कंटेनिंग वाटर, एक कैंडल को पानी से भरे हुए टम्बलर में रख देना है, फिक्स कर देना है। दिस कैंडल इज कवर्ड बाय एन इन्वर्टेड ग्लास, और इसको भी एक उल्टे ग्लास पे क्या कर देना है, कवर कर देना है। आफ्टर सम टाइम द कवर्ड कैंडल गेट्स एग्जॉस्टेड, sorry, extinguished and water rise up to 1/5 in one of the glass। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद कैंडल जो है वो क्या हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई, यानी कि बुझ गई, और वाटर भी 1/5 तक राइज हो गया उस ग्लास में। दिस शोज दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग बिकॉज 1/5 इज ऑक्सीजन। द कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड एज सुन एज द ऑक्सीजन वॉज यूज्ड अप। तो जैसे ही सारी ऑक्सीजन उसने यूज कर ली, सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो कैंडल भी बुझ गई। जितनी ऑक्सीजन वहां पर मौजूद थी, कैंडल ने सारी ऑक्सीजन को यूज किया, फिर अब वहां पर ऑक्सीजन थी नहीं, तो कैंडल अपने आप ही एक्सटिंग्विश हो गई, यानी कि बुझ गई। क्लियर। चलिए, तो आप कोई सा भी एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो जहां पर ये शो हो रहा हो कि एयर या ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करती है। क्लियर। चलिए, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन
श्रिंक्स, सॉरी अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। आप कैसे शो करोगे कि एयर जो है वो पानी में डिजॉल्व है। कैसे शो करोगे, आपको क्या करना है, कोई भी एक कंटेनर लेना है, उसमें लेना है वाटर, उसको हीट करना है, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर टाइनी बबल्स जो है वो फॉर्म होंगे, छोटे छोटे बबल्स आपको दिखेंगे। तो ये जो बबल्स हैं ये क्यों फॉर्म हो रहे हैं, किसके बबल्स हैं, ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से, और हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के बबल्स है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है यानी कि एयर जो है वो पानी में डिजॉल्व रहती है। अगला अगला है व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर। यानी कि रुई का एक टुकड़ा या लंप जिसे हम कहते हैं वो पानी में श्रिंक क्यों हो जाता है, वो पानी में क्यों डूब जाता है, कैसे डूब जाता है। देखो हमने लिया है एक बीकर में पानी, और कॉटन हमें पता है रुई जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो रुई इस तरीके से होती है, बहुत फूली हुई होती है। तो वो फूली हुई क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर ये जो थ्रेड्स हैं इसके कॉटन के, ठीक है, इसमें फंसी हुई होती है एयर। एयर इसके अंदर ट्रैप रहती है, जिस वजह से ये काफी फूला हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको अगर हाथ से ऐसे कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो इसकी सारी एयर जो है वो बाहर निकल जाती है और इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात वो नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हम इस टुकड़े को कहाँ डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हम इसे वाटर में डालेंगे, इसके अंदर जो एयर फंसी हुई है, जो एयर ट्रैप है, उस एयर की जगह पर कौन आ जाएगा, पानी आ जाएगा, जिस वजह से ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर पानी भर जाएगा, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, थोड़ा भारी हो जाएगी और नीचे की तरफ श्रिंक यानी कि डूब जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, यानी कि अर्थ के अराउंड जो लेयर है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। अर्थ के अराउंड जो लेयर है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। और ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ये 5 भागों में बटी हुई है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 भागों में बटी हुई है। अगला है द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड इज। तो ग्रीन प्लांट्स कौन से कंपोनेंट को यूज करते हैं एयर को, एयर के अपना खाना बनाने के लिए, तो वो यूज करते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब हमें यहाँ पर 5 एक्टिविटीज लिखनी है जो पॉसिबल है एयर की वजह से। देखो बलून का उड़ना, काइट का उड़ना, फ्लाइट का उड़ना, ठीक है, और काफी सारी चीजें हैं जो एयर की वजह से पॉसिबल है, जैसे कपड़ों का सूखना, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप होमवर्क से करके आएंगे कि कौन कौन से वो हैं एक्टिविटीज हैं जो एयर की वजह से पॉसिबल है। तो कुछ तो हमने बात कर ली, जैसे पक्षी उड़ते हैं, एरोप्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कपड़े सूखते हैं, ठीक। इसके अलावा बलून्स उड़ते हैं, काइट फ्लाई करती है, ये सारी एक्टिविटीज एयर की वजह से ही होती है, ठीक है। चलिए अगला है हाउ डू प्लांट एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो इस क्वेश्चन को हम चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को देखा था कि, ठीक है, हमने देखा है कि प्लांट से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जिस ऑक्सीजन को ह्यूमंस यूज करते हैं, और ह्यूमंस से क्या मिलता है बच्चों, मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको प्लांट्स यूज करते हैं। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में, और जिससे कि बैलेंस बना रहता है, बैलेंस बना रहता है किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में। क्लियर है। चलिए तो इसको हम आंसर को इस तरीके से प्रॉपर लिख सकते हैं। तो देखो अच्छा एक्टिविटीज क्या क्या है जो एयर की वजह से होती हैं, वो है विनोइंग, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, ठीक है। चलो तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और देते हैं ऑक्सीजन, एनिमल्स ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन और देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये जो कि हमने अभी प्रोसेस पढ़ी, जो कि एक सिंपल सी प्रोसेस थी ये वाली, ठीक है।
तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस वजह से प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे को हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में एटमॉस्फेयर में। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।